हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, जिसको इंग्लिश में भी हम साइक्लोट्रॉन ही बोलते हैं। तो साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए हमें इस चैप्टर की सभी वीडियो का पता होना ज़रूरी है, यानी सभी टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तभी हम साइक्लोट्रॉन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात आई कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। हमारा साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी धनावेश कण को त्वरित कर सकते हैं, यानी किसी धनावेश कण को त्वरित करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। त्वरित का मतलब है स्पीड को बढ़ाना, यानी धनावेशित कण की स्पीड को बढ़ाना हमारा क्या होता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा होता है। इसका आविष्कार 1934 में वैज्ञानिक E.O. लॉरेंस तथा M.S. लिविंगस्टन ने किया और इसका प्रयोग नाभिकीय संरचना को समझने में किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन आता है ये वैद्युत व चुंबकीय दोनों युक्ति है, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों में कार्य करती है। तो साइक्लोट्रॉन की संरचना देखिए पहले। इसमें क्या होता है, इसमें N ध्रुव S ध्रुव दो चुंबक लगे हुए हैं, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। इनके बीच में एक D आकार के दो धात्विक खोखले बेलन लगे होते हैं जो D की आकृति के हैं। इसको D1 बोलेंगे और इसको D2, इन्हें डीज भी बोला जाता है। बुक में पढ़ोगे क्या बोला जाता है, इनको डीज भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों डीजों के बीच में एक ओसिलेटर लगा देते हैं। ओसिलेटर यानी दोलित्र, पढ़ चुके हो आप लोग दोलित्र के बारे में, प्रत्यावर्ती स्रोत। इसका मतलब क्या होता है, दोलित्र होता है हमारा कि जो हमारे D1 D2 ने एक बार पॉजिटिव करना, इसको नेगेटिव, थोड़ी कुछ समय के बाद इसे नेगेटिव कर देगा और इसे पॉजिटिव। तो इतनी बात समझ में आई। क्या है इसमें, हम संरचना में यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे संरचना में कि जो हमारे चुंबक है, चुंबक के जो ध्रुव है इनके बीच में हम क्या रख देते हैं, D1 D2 को, डीज को रख देते हैं, जिसका नाम क्या है, D1 D2 है। और डीज के बीच में एक ओसिलेटर जोड़ देते हैं, दोलित्र यानी प्रत्यावर्ती स्रोत। इसके बाद हमारे साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है, आवेश को त्वरित करना। तो हमें जिस आवेश को त्वरित करना होता है उस आवेश को डीज के बीच में रख देते हैं। अपने सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है हमारा, इसमें अंदर की ओर है। तो ये हमारा डीज है, D1 D2 ओसिलेटर से जोड़ दिया गया है इसको, और जिस आवेश को त्वरित करना है उसको कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। मान के चले हमारा क्यों आवेश है जो हमें त्वरित करना है, त्वरित मतलब स्पीड को बढ़ाना है। तो इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, मान के चलो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी अगर यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो क्या हमारा आवेश गति करेगा, नहीं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि जब तक हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश गतिशील नहीं हो, जब तक आवेश गतिशील नहीं होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम ओसिलेटर लगा दिए, ओसिलेटर जोड़ने के बाद ये सिरा हमारा प्लस हो जाएगा और ये सिरा हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे ये सिरा प्लस हुआ और ये सिरा माइनस हुआ और ये हमारा क्या है, धनावेश। तो धनावेश क्या करता है, हमारा धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये धनावेश इस आवेश को क्या करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्रतिकर्षित करते ही क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा यहाँ। इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करेगा, चुंबकीय बल भी। इसके बाद अभी बताओ ऑसिलेटर का कार्य क्या होता है कि एक बार एक सिरे को प्लस दूसरे को माइनस, कुछ समय पश्चात ही पहले सिरे को माइनस और दूसरे को प्लस। तो जैसे ये घूम के यहाँ आएगा तुरंत ही हमारा क्या करेगा, ऑसिलेटर इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा। तो जैसे ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ तो क्या करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, वो फिर से क्या करेगा, उसको धक्का देगा।
तो धक्का देने पर क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यही क्रिया इसमें बार बार दोहराई जाएगी। तो जब यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो हमारा आवेश क्या करेगा, इसमें के अंदर गति करनी शुरू कर देगा। तो ये एक वर्ताकार गति कर रहा है। तो वर्ताकार गति कब करता है आवेशित कण, और उसका वेग बदल रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि यदि किसी आवेशित कण की दिशा बदल रही हो और वो वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा हो तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो वो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा, चुंबकीय बल द्वारा। तो यानी चुंबकीय बल और अभिकेंद्र बल क्या हो जाएंगे, इसमें इक्वल हो जाएंगे। तो अब अपनी थ्योरी को देखिए। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कण को त्वरित करने में किया जाता है। त्वरित का मतलब सभी को समझ आ गया, आवेश की स्पीड को बढ़ाना। इसका आविष्कार सन 1934 में वैज्ञानिक E.O. लोरेंज तथा M.S. लिंगस्टर ने किया था। इसका प्रयोग नाभिकीय संरचना को समझने भी किया जाता है और यह विद्युत चुंबकीय युक्ति है। संरचना में क्या है इसकी, इसमें दो छोटे खोखले धात्विक आधे बेलन D1 D2 होते हैं जो D के आकार के होते हैं, कैपिटल D के आकार। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, इन्हें डीज कहते हैं। इन धातुओं के दो पात्रों को दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। दोलित्र होता है हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत। इन दोनों को चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। हमने यही किया, चुंबक के बीच में डीज को रख दिया, उनके बीच में क्या कर दिया, ऑसिलेटर जोड़ दिया। और जिस आवेश को हमें त्वरित करना है उस आवेश को हम क्या करेंगे, डीज के बीच में रख देंगे। जब हम आवेश को डीज के बीच में रख देंगे और ऑसिलेटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा D1 का एक सिरा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, D2 का सिरा माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा D1 पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सभी पढ़ चुके हैं पहले दूसरे चैप्टर में कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश होते हैं दोनों के आवेश जो समान हो और विजातीय आवेश होते हैं आवेश अलग अलग हो। तो जब हमारा D1 भी पॉजिटिव होगा और चार्ज भी पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारा ऑसिलेटर चेंज कर देगा प्रकृति को इनकी। तो क्या कर देगा, वो D2 को माइनस और D2 को प्लस और D1 को माइनस कर देगा। तो जैसे ही प्लस प्लस मिलेंगे तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार हमारा आवेशित कण क्या करेगा, एक वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा। इसकी क्रियाविधि में क्या होगा, इसमें D1 व D2 के बीच में धनावेश को रखते हैं, या लिख सकते हो तुम डीज के बीच में D1 D2 के बीच में धनावेश को रखते हैं जिसको त्वरित करना है। यानी धनावेश उस आवेश को रखेंगे जिसको हमें क्या करना है, त्वरित करना है। तो दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, जैसे ही धनावेश डीज से बाहर निकलता है तो डीज की ध्रुवता बदल जाती है। डीज की ध्रुवता बदलने का मतलब कि उसका एक सिरा प्लस हो जाएगा और दूसरा सिरा माइनस। थोड़ी देर पश्चात उसका पहला सिरा माइनस और दूसरा सिरा प्लस हो जाएगा। अर्थात ऋण विभव का धन विभव तथा धन विभव का क्या हो जाएगा, ऋण विभव। इससे आयन बार बार एक डीज से दूसरी डीज पर जाता है। अभी बता, वही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। क्या होगा, पहले आयन डीज D1 पर, D2 पर, D1 D2 ऐसे ही क्या करेगा, वो बार बार जाता रहता है तथा उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऊर्जा वृद्धि के कारण पथ की त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी। त्रिज्या में वृद्धि कैसे होगी, अब डीज हमारा ये चक्कर लगाएगा, उसके बाद उसका क्या बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड को समझने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। हमारा फॉर्मूला था QVB, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। QVB = mv²/r होता है। तो वहां से जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की। यानी जब हम mv²/r = QVB निकाल लेंगे तो वहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की। यानी जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी आवेश की तो क्या होगा, हमारे आवेश की त्रिज्या बढ़ेगी। तो जब उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो पहले वह छोटा चक्कर लगाएगा, उसके बाद उसकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, यानी वो पूरे इसमें घूमने लगेगा। तो यही हमारा क्या काम है, साइक्लोट्रॉन का हमारा काम है। तो जब हम यही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा, माना धन आयन पर Q आवेश है,
तथा यह डीज के भीतर v वेग से गतिशील है तो वर्त्य पथ के लिए चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्र बल से प्राप्त होगा। यानी क्या होगा हमारा, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल होगा। चुंबकीय बल कितना होता है हमारा, QVB। पिछली डेरिवेशन में पढ़ा है तुमने कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिशील है तब उस पर बल क्या आया था निकल कर हमारा, QVB आया था। और साइन थीटा हमारा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और हमारा आवेशित कण इस दिशा में गतिशील है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो QVB इजिकल टू क्या होगा, mv²/r। एक v से v कट गया तो क्या बचेगा, r इजिकल टू आएगा हमारा mv/QB। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यानी अनुक्रमानुपाती आ रहा है वो किसके आ रहा है, v के। यानी जैसे जैसे हमारे आवेशित कण का वेग बढ़ेगा उसकी त्रिज्या रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब उसकी स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, वो ज्यादा त्रिज्या के पथ पर चक्कर लगाएगा। तो अब डीज के भीतर अर्धवर्त यानी जो आधा वर्त है उसको तय करने में समय निकालेंगे। हमारा समय कैसे निकलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। तो समय बराबर क्या होगा हमारा, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है, पूरे पथ की तो 2πr है। परिधि, वर्त की परिधि होती है हमारी 2πr और वो आधा चक्कर लगा रहा है तो क्या आ जाएगी परिधि, πr। तो t इक्वल टू क्या होगा, πr अपॉन, और चाल कितनी हमारी v। तो यहाँ से r की वैल्यू पुट कर देंगे, ये r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू पाई अपॉन v और r की वैल्यू है mv/QB। तो v से v कट जाएगा तो क्या बचेगा, t इक्वल टू पाई m/BQ। तो ये हमारा क्या आ गया, आवेशित कण का समय, यानी जो हमारा डीज के भीतर अर्धवर्त तय करने में आवेश को लगा समय। इसी से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, क्योंकि n इक्वल टू होता है हमारा 1/t। सभी को पता है, 11th में पढ़ चुके हो, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू होता है 1/t। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, BQ/m पाई। तो अगर साइक्लोट्रॉन में त्वरित जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, यानी जिसकी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं आवेश की, उसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K मैक्सिमम इक्वल टू 1/2mv² हो जाएगा। तो 1/2m, v की वैल्यू अभी हमारी आई निकल कर, क्या आई v की वैल्यू हमारी, QBr/m, जहाँ पे हमारी r इक्वल टू mv/QB आया है वहां से हम v की वैल्यू निकाल देंगे। v इक्वल टू क्या होगा, QBr, और ये m कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा, QBr/m। तो K मैक्सिमम इक्वल टू 1/2m और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो K मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, 1/2m Q² B² R²/m²। तो एक m से m कट जाएगा तो K मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, 1/2m 2m Q² B² R²। तो Q² B² R²। ये हो गया हमारा क्या, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, हमारा आवेशित कण की को त्वरित करना होता है। और हमें इसमें क्या होता है, चुंबक के बीच में क्या रख देते हैं, हम 2 डीज को रख देते हैं और जिस आवेश को त्वरित करना है उसमें क्या रख देते हैं, डीज के बीच में उस आवेश को रख देते हैं। और ऑसिलेटर दौड़ने पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा डीज है उनके सिरे क्या, उनकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। ध्रुवता चेंज होने का मतलब डीज का पहला सिरा प्लस दूसरा माइनस है, तो दूसरा माइनस और पहला क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है चल कुंडली धारामापी। क्या है हमारा दूसरा टॉपिक, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी क्या होता है, इसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो चल कुंडली धारामापी के द्वारा हम विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। और चल कुंडली हमारी 2 प्रकार की होती है,
एक निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरी किलकित कुंडली धारामापी। दोनों जो कुंडली दोनों धारामापी होते हैं, दोनों एक ही सिद्धांत होता है, एक ही दोनों की क्रियाविधि होती है, बस जो इनकी संरचना होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या है, इसमें दोनों प्रकार के धारामापी के सिद्धांत और क्रियाविधि एक ही है, बस इनकी संरचना में थोड़ा अंतर होता है। तो निलंबित कुंडली धारामापी को फांस पर ब्रांच की सहायता से लटकाया जाता है और विक्षेप को लैंप स्केल से समायोजित किया जाता है। जबकि जो हमारी किलकित कुंडली धारामापी होती है, अभी हम डायग्राम में देखें, उसे बस दो चूल्हों के बीच में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। जो हमारी निलंबित कुंडली धारामापी होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको तांबे के बारीक पृथकृत तार को अनेक फेरों में एल्यूमिनियम के फ्रेम को लपेट कर बनाया जाता है। इस कुंडली के भीतर लोहे की एक करोड़ कुंडली की बिना छुए हुए जोड़ी जाती है। इसका डायग्राम देखिए आप। तो ये है हमारी निलंबित धारामापी कुंडली धारामापी। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा क्या है, एक आयताकार कुंडली है जिसको फास्फोर ब्रोंज की सहायता से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है इसको। इस कुंडली पर एल्यूमिनियम के जो तांबे के तार होते हैं उसको बहुत बारीक बारीक लपेटा जाता है। और ये हमारी करोड़ होती है, जो बीच में जो सी है ये करोड़ है, जो कुंडली को बिना छुए रखी जाती है। और ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव है। कुंडली का एक सिरा स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, ऊपर मरोड़ टोपी से जोड़कर स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। इसका कार्य कैसे है, ये होती कैसे, चलती कैसे है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली हमारी क्या कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ये कुंडली घूमती है, तुरंत ही क्या होगा, जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, वो स्प्रिंग क्या करेगा, उसकी गति का विरोध करेगा। यानी जब ये घूमेगी तो इस पर बल कार्य करेगा। कौन सा बल है, हमने कल की डेरिवेशन में पढ़ा था NIAB, यही पढ़ा था ना। जब आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जो जिसकी वैल्यू क्या निकाली थी कल परसों की डेरिवेशन में हमने, NIAB पिछली डेरिवेशन में। तो वो बल कार्य करेगा, एक बल आघूर्ण। इसके बाद जब कुंडली हमारी ये घूमेगी तो जो ये मरोड़ टोपी है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग क्या करेगा, उसकी गति का विरोध करेगा, यानी उसे रोकने की कोशिश करेगा, तनाव में आएगा। तो एक आघूर्ण वहां पर लगेगा जो जिसकी वैल्यू होती है C5। जो आघूर्ण होता है हमारा C5 होता है। C होता है स्प्रिंग पर ऐंठन कोण। यानी जब हमारी कुंडली घूम रही है तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऐंठन आएगी स्प्रिंग पे, वो पुनः उसे क्या कोशिश करेगा, कुंडली को उसी अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। जैसे 11वीं के टॉपिक में तुमने प्रत्यास्था पढ़ा होगा, उसमें तुमने पढ़ा है कि यदि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या करता है, वो प्रत्यानयन बल कार्य करता है उस पर, वो पुनः उसी अवस्था में आने की कोशिश करता है। और जैसे हम स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उसी अवस्था में आ जाता है। तो यही इसमें है, स्प्रिंग क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, उस पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, हमारी C5 है। तो जैसे ही हमारे दोनों बल क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, तो इसमें डेरिवेशन में क्या करेंगे हम, कि जब बलयुग्म आघूर्ण है हमारा, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, हमारा बलयुग्म आघूर्ण बराबर होगा ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण के। बलयुग्म आघूर्ण कितना था हमारा आयताकार कुंडली पर, NIAB, जो हम पिछली डेरिवेशन में कर चुके हैं, इक्वल टू C5। वहां पर हमारा IAB आया था और बताया था कि यदि कुंडली में N फेरे हो तब क्या हो जाएगी, N से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो NIAB इक्वल टू C5। तो यहाँ से क्या निकलेगी, I की वैल्यू निकलेगी। I इक्वल टू क्या होगा, C/NAB 5। उसके बाद ये हमारी धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता होती है कि यदि हम धारामापी में थोड़ा सा भी धारा प्रवाहित करें तो उसका सीधा कहाँ पर पहुंचे, हमारी जो पैमाना है उसमें विक्षेप दर्शाए। यानी थोड़ी भी धारा प्रवाहित करने पर जो संकेतक पैमाना है उस पर विक्षेप आए, तो वो होगी हमारी धारामापी की सुग्राहिता।
और यही गुण क्या कहलाता है हमारा? सुग्राहिता। यानी यदि किसी धारामापी की कुंडली में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से जुड़ा संकेतक पैमाने पर पर्याप्त विक्षेप दर्शाए तो धारामापी की क्या कहलाएगी? वो सुग्राहिता कहलाएगी। इसके बाद एक बार अपना किलकित धारामापी का डायग्राम देख लो। थोड़ा सभी को ये डायग्राम कॉपी पर बनाने हैं। ये किलकित धारामापी है, बिल्कुल सेम वही है NS, और ये हमारी क्या है? कुंडली है, स्प्रिंग से जोड़िएगा। डिफरेंस है इसमें दो चूलों के बीच में लटका हुआ है, एक चूल दूसरा चूल। संकेतांक है, उसमें भी उसमें शो नहीं हुआ, उसमें भी ऐसा ही क्या होता है? संकेतांक होता है। दोनों का कार्य सिद्धांत सब एक है, डिफरेंस यही है, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है? दो चूलों के बीच में लटका दी जाती है, वो फास्फर ब्रोंज की सहायता से लटकाई जाती है। तो स्टूडेंट आज का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है। कल मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगी, तो अपना वर्क अपनी कॉपी पे कर लेना, और जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो वो इंस्टाग्राम पर क्या कर सकता है? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जिसको मन में माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक यू।